ओके, चलिए आज थोड़ा अभी क्लास लेते हैं थोड़ा 6 बजे तक, उसके बाद फिर रात में चालू करेंगे, है ना। टाइम कम है अपने पास, तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से अपन जहाँ छोड़े थे। अपन कहाँ तक कर लिए थे? ओवरमैन तक हो गया था, है ना। ओवरमैन का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया था। अब अपन पढ़ने वाले हैं सरदार का। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं सरदार और अपना सॉफ्टवेयर भाई, सॉफ्टवेयर है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये रेगुलेशन 129 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत से एग्जाम में आया भी है। तो रेगुलेशन 129 हमें याद रखना है कि जो सरदार है वो कौन सा रेगुलेशन में अपॉइंट हुआ है, अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 129। ठीक है, रेगुलेशन 129 में आपका सरदार के बारे में पूरा दिया है, कैसे क्या करेगा सरदार, क्या करेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, उसको भी रखना है। सरदार को ऑर्डर कौन देता है? सॉरी, ऑर्डर देता है मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। सॉरी, असाइन जो काम करता है ना, जो अपन ऊपर पढ़े थे ओवरमैन का सिर्फ मैनेजर था, है ना। फिर उससे पहले ऑफिशियल का मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों पढ़े थे, है ना। तो सरदार को कौन काम असाइन करेगा? मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर। और वो अपने सुपीरियर ऑफिशियल का ऑर्डर को फॉलो करेगा। उससे सुपीरियर कौन हो गया? सरदार से सुपीरियर कौन हो गया? आपका ओवरमैन। ठीक है, तो ये लाइन से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। रेगुलेशन 129 इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, वो अपने सुपीरियर का ऑर्डर को फॉलो करेगा और अ, उसको काम कौन असाइन करेगा? मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, क्या सरदार टेक रीजनेबल मीन्स टू इंश्योर। हम्म, अच्छा, कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होगा, कुछ भी ऐसा होगा कि रेगुलेशन से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्ट से काम नहीं हो रहा है, रेगुलेशन से काम नहीं हो रहा है, तो अपने सुपीरियर ऑफिशियल को रिपोर्ट करेगा। अब सुपीरियर ऑफिशियल उससे कौन है? ओवरमैन भी सुपीरियर ऑफिशियल है, असिस्टेंट मैनेजर भी सुपीरियर ऑफिशियल है। जितने भी ऑफिशियल है उससे ऊपर, वो सारे क्या कहलाएंगे? उससे सुपीरियर ऑफिशियल, है ना। अब बी पॉइंट क्या है? जो भी इंस्पेक्शन करेगा उसका रिपोर्ट लिखेगा। सरदार ने जो भी इंस्पेक्शन किया उसका क्या किया? रिपोर्ट लिखा, है ना। और किसके ऊपर अटेंशन करेगा? एजेस ऑफ द गोफ। ये जो हम गोफ क्या समझ में आ गए, जहाँ से अपन पिलर निकाल लिए, उसके जो एज होते हैं उसके ऊपर पर्टिकुलर अटेंशन रखेगा कि भैया वो एज कहीं से गिर तो नहीं रहा है। फॉर चेकिंग सपोर्ट एंड परसेंटेज ऑफ गैस, है ना। गोफ के एज में अपन पूरा देखेगा अच्छे से सपोर्ट लगा है कि नहीं, है ना। ये गोफ का एज है, इसके इधर पिलर निकाला हुआ है, मतलब गोफ एरिया। तो ये एज पे अच्छे से सपोर्ट लगा है कि नहीं, और यहाँ कोई गैस का लीकेज है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब हो गया। टी पॉइंट देखो क्या है। जितने भी पर्सन है उन सबको इंस्ट्रक्शन देगा कौन? सरदार। जो भी उसके अंदर काम कर रहे हैं प्लेस ऑफ वर्क पे, जा जाके इंस्ट्रक्शन देगा। और इस पर्सन स्पेशल प्रिकॉशंस जो भी रहेगा, नेसेसरी रहेगा, वो लेगा। कोई भी सरदार के अंडर काम कर रहा है तो क्या करेगा? उसको उसके वर्क प्लेस में जाके उसको इंस्ट्रक्शन देगा, और स्पेशल प्रिकॉशन लेना होगा तो वो लेगा, है ना। डी पॉइंट क्या है? इफ यू फाइंड एनी पर्सन, अच्छा, वो अपने वर्क प्लेस में अगर किसी को भी असाइन किया है और वो ये देखता है कि वह बंदा, है ना, वो बंदा उस जगह पे नहीं है, कहीं और जाके बैठा है ना। इफ ही फाइंड्स एनी प्लेस पर्सन इन प्लेस अदर देन द वन असाइन टू हिम, उसको बोला भाई तू वहां जाके काम कर, ठीक है, किसी भी बंदे को, और वो क्या किया? कहीं और जाके बैठा है या कहीं और काम कर रहा है, तो वो उसको माइंस के बाहर भगा सकता है सरदार। ठीक, ये इसको पावर है। और तुरंत क्या करेगा? फोर्थविथ रिपोर्ट करेगा अपने सुपीरियर ऑफिशियल को। मतलब मान लो किसी को ड्रिलिंग में दिया कि जाओ भाई तुम ड्रिलिंग करो, और वो ड्रिलिंग नहीं कर रहा है, कहीं और जाके बैठा है या कुछ और कर रहा है, तो वो पावर रखता है सरदार कि उसको माइंड से बाहर निकाल देगा। देखो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या किया? सिलेबस मर्ज किया है, तो एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ सरदार, है ना। अपने को ये सब चीजें एक एक लाइन पता होना चाहिए। हम्म। हाँ, सरदार अपना क्या करेगा? तुरंत कर देगा, और ओवरमैन मैनेजर को राइटिंग में देता है। तो फोर्थ में तुरंत अपने सुपीरियर को ऑफिशियल
सुपीरियर ऑफिशियल को उस बारे में बताएगा कि ऐसा-ऐसा हुआ था तो मैंने उसे हटा दिया। अभी 5वां पॉइंट क्या है, कोई भी इनएक्सपीरियंस बंदा काम नहीं करेगा, ठीक है? अगर किसी के सुपरविजन में है, एक्सपीरियंस बंदे के, अब कोई नया है, काम करने सीखने आया है, तो किसी एक्सपीरियंस के साथ काम करने जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नया-नया आया है और उसको जाके किसी काम में लगा दिए। तो बात ये है कि कोई भी नो इनएक्सपीरियंस पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन एनी वर्क, है ना? जो भी रहेगा एक्सपीरियंस बंदा ही रहेगा, या अगर कोई नया आया है तो वो एक्सपीरियंस बंदा के साथ ही जाएगा काम करने। See that the roof and sides of all traveling roadways and working place in his district are made or kept secure। चलिए, उसके वर्क प्लेस जो है ना, या डिस्ट्रिक्ट में जो वर्क प्लेस है, वहाँ का रूफ और साइड्स जो भी है ट्रेवलिंग रोडवे का, वो सब सही सलामत है ना, अच्छे कंडीशन में है। ये सारा चीज कौन देखेगा? सरदार देखेगा। देखो अपना क्या है, हाइट क्या होना चाहिए, 3 मीटर हम पढ़े ना, हाइट। तो कहीं भी वर्किंग प्लेस में हाइट यदि फ्लोर टू रूफ 3 मीटर से ज्यादा होता है तो, है ना, तो वो क्या करेगा, सुइटेबल वुडन बंटन और पोल लगाएगा उस पार्ट्स ऑफ द रूफ में, ताकि उसे अच्छे से टेस्ट किया जा सके, है ना, बाय पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। एंड लेडर एट सुटेबल लेंथ केप्ट कन्वीनियंट प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट। 3 मीटर से ज्यादा होगा तो वो जो अपना रूफ है उसको टेस्ट करने में दिक्कत होता है, तो वहाँ वो क्या करेगा, बंटन लगाएगा या पोल लगाएगा ताकि रूफ को अच्छे से टेस्ट किया जा सके, है ना। अगर टिम्बर सपोर्ट मटेरियल, जो भी लकड़ी में या सपोर्ट मटेरियल में कुछ भी कमी आता है, तो वो क्या करेगा, अपने सुपीरियर ऑफिशियल को रिपोर्ट करेगा कि हमारा यहाँ सपोर्ट लगना है लेकिन हमारे पास मटेरियल की कमी है। ओके। अब एक ये है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये 7 दिन वाला, कि अगर दो इग्रेस है, ठीक है, माइन से बाहर निकलने के दो रास्ते हैं और एक रास्ता डेली यूज में नहीं है, तो क्या करेगा, हर 7 दिन में, एवरी 7 डेज, है ना, हर 7 डे में ये रास्ता जो डेली यूज में नहीं है, उस रास्ते को इंस्पेक्शन करेगा कौन? सरदार। ठीक है। दो बाहर निकलने का रास्ता है, एक तो डेली यूज में है, लोग आना जाना इससे कर रहे हैं, लेकिन ये डेली यूज में नहीं है, तो इस रास्ते को जाकर सरदार क्या करेगा, डेली वो बताएगा। बंटन के बारे में बताया गया था यार, एक प्लेटफॉर्म जैसा रहता है जिसमें चढ़कर अपन रूफ को टेस्ट करते हैं ना। See that no support is withdrawn except by means of a safety prop withdrawal। देखो, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में 4 ऑप्शन में से इनमें से कुछ भी दे सकता है, 3 ऑप्शन, ठीक है। तो ये सेफ्टी सेफ्टी प्रॉप विड्रॉल, इसी से हमको क्या करना है, सपोर्ट निकालना है। ये कौन देखेगा? ये देखेगा सरदार की भैया उससे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर सरदार कोई भी डेंजर ऑब्जर्व करता है ना, कि माइंस में कुछ डेंजर उसको मिलता है, मान लो गैस निकल गया, आग लग गया, या उसको लगा कि नहीं पानी भर सकता है या छत गिर सकता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, सबसे पहला क्या है, विड्रॉ ऑल पर्सन। सबसे पहले तो कोशिश करेगा डेंजर को निकालने का, लेकिन अगर डेंजर निकलने का पॉसिबल नहीं है ना, रिमूव फोर्थविथ, मतलब तुरंत डेंजर खत्म होने पॉसिबल नहीं है, तुरंत निकलना, डेंजर को खत्म करना तुरंत पॉसिबल नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सारे बंदों को वहां से निकाल देगा। ठीक है। शैल नॉट लीव द प्लेस अंटिल द डेंजर हैज बीन रिमूव्ड, और उस जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि उसके प्रेजेंस में डेंजर खत्म ना हो जाए। ठीक है, सारे अप्रोच से। एंड उस जगह को या तो वो कर देगा, डेंजर खत्म हो जाए तब तक वहां रहेगा, या तो उस जगह का अप्रोच को फेंसिंग कर देगा। ठीक है। तो ये लाइन में देखो क्या क्या आया, ये लाइन में ये आया कि सबसे पहले तो फोर्थविथ क्या करेगा, तुरंत कोशिश करेगा कि वो डेंजर वहां से हट जाए। ठीक है। अगर डेंजर हटना पॉसिबल नहीं है तो वहां से सारे बंदों को विड्रॉ कर लेगा, और उस जगह को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि डेंजर रिमूव ना हो जाए। अगर या तो ये कर लेगा कि डेंजर को रिमूव कर दो, या उस जगह को क्या कर देगा, फेंस ऑफ कर देगा, है ना, वहां उस जगह को फेंसिंग कर देगा ताकि वहां कोई जा ना सके। अच्छा हाँ, रूफ टेस्टिंग रॉड होता है। अच्छा, रूफ टेस्टिंग रॉड बंटन, प्लेटफॉर्म, बंटन हम प्लेटफॉर्म पढ़े थे ना यार, कि रूफ टेस्टिंग रॉड ही होता है। बताओ, कंफर्म कर लो यार, अभी डिस्कशन हो रहा है तो कंफर्म कर लो, किसी को कंफर्म पता है तो।
बंटन, रॉड होता है, एक ने प्लेटफॉर्म लिख दिया। लॉन्ग वुडन रॉड है ना, 3 मीटर से ऊपर के रूफ को जांचने के लिए, ठीक है। वही यही मुझे याद आ रहा है कि प्लेटफॉर्म मैंने बताया था ना, लेकिन रॉड बोल रहा था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बंटन क्या होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। चलिए, ज्यादा लोग रॉड बोल रहे हैं तो 3 मीटर से रोज जांचने के लिए रॉड होता है, ठीक है, लॉन्ग वुडन टाइप। चलिए। हम्म चौथा पॉइंट में आते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये गलतफहमी मत रहिएगा कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, सारे लाइन्स इम्पोर्टेंट है। 3 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ड्यूटी नहीं है, एक ऑप्शन कुछ और दे दिया। सर, अगर कोई भी डेंजरस ऑपरेशन हो रहा है, मान लो ऐसा जगह ऑपरेशन है जहाँ छत गिरने का खतरा है, तो उस जगह पर वो क्या करेगा, प्रेजेंट रहेगा थ्रू आउट, जब तक वहाँ, है ना, प्रेजेंट होने का खतरा है, सॉरी डेंजर होने का खतरा है, तो वहाँ वो सरदार हमेशा अवेलेबल रहेगा। Cause the entrance to every place which is not in actual use or in course of working or extensions to be fenced across the whole way। ठीक है, जहाँ भी क्या करेगा, जो एक्चुअल यूज में नहीं है। अब भाई माइंस इतना बड़ा है, अंडरग्राउंड माइंस इतना बड़ा है, और कुछ जगह ऐसा है जहाँ यूज नहीं है, तो उस जगह को वो क्या कर देगा, फेंसिंग कर देगा, है ना। मान लो वहां जाने का जरूरत ही नहीं है, कोई वहां जाता ही नहीं है, तो उस जगह को क्या कर देगा, फेंसिंग करेगा। ठीक है। इफ यू फाइंड्स एनी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस, अब देखो सरदार माइंस में काम कर रहा है, तो कोई भी उसको इन्फ्लेमेबल गैस या नॉक्सियस गैस का मिलता है कि वहाँ इन्फ्लेमेबल गैस या नॉक्सियस गैस मिल गया, तो वो क्या प्रिकॉशन लेगा, रेगुलेशन 166 में जो जो प्रिकॉशन दिया है वो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यदि सरदार को इन्फ्लेमेबल गैस या नॉक्सियस गैस मिलता है, तो वो किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्रिकॉशन लेगा। ठीक है, तो ये 166 भी अपना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 166 भी इम्पोर्टेंट हो गया कि यदि सरदार काम कर रहा है, यदि सरदार काम कर रहा है, काम करते करते उसको इनफ्लेमेबल या नॉक्सियस गैस मिल गया, तो वो किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्रिकॉशन लेगा, रेगुलेशन नंबर 166 के अकॉर्डिंग प्रिकॉशन लेगा। और उस मतलब अगर मिल गया तो अब वो उसको तब तक रिमूव नहीं करेगा, गैस मिला, उसको तब तक रिमूव नहीं करेगा जब तक कि उसको इंस्ट्रक्शन ना मिले अपने सुपीरियर ऑफिसर से। ठीक है, तब तक रिमूव नहीं करेगा जब तक कि उसको अपने सुपीरियर ऑफिसर से इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए। ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सीडेंट टू एनी पर्सन इन हिज डिस्ट्रिक्ट, प्रोसीड एट वंस टू द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। हाँ, मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, माइंस में एक्सीडेंट हो गया, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिला सरदार को, तो वो क्या करेगा, कम से कम एक बार उस जगह पे जाएगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ कौन अवेलेबल रहता है, सरदार ही अवेलेबल रहता है। उस जगह को इंस्पेक्ट करेगा, सुपरवाइज द रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन अपन तुरंत कर रहे हैं तो उसको वहाँ सरदार ही सुपरवाइज करेगा। एंड टेल रिपोर्ट सेंड नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट टू द मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। एक्सीडेंट हुआ तो क्या क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो क्या क्या हुआ भाई, उस जगह पे जाके सरदार एक बार जाके उसका इंस्पेक्शन करेगा, जाके वहाँ जाएगा एक्सीडेंट की जगह पे, उस जगह को इंस्पेक्शन करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ा तो रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज करेगा, है ना, लीड करेगा। अगर उसी, ठीक है, रेस्क्यू टीम तो बाद में आएगी, लेकिन उस जगह पे अगर लगा तुरंत बचाव हो सकता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करेगा। एंड सर रिपोर्ट, और रिपोर्ट करेगा मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को। ठीक है, और डिवोट द होल ऑफ हिज टाइम टू हिज ड्यूटीज, जितना भी टाइम है ड्यूटी का वो सारा माइंस में ही अपना टाइम देगा। और शैल नॉट लीव द माइन, तब तक माइंस को लीव नहीं करेगा जब तक कि वो उसका रिलीवर ना आ जाए, है ना, रिलीवर आएगा तो चार्जिंग देकर ही उस माइंस को लीव करेगा, छोड़ेगा। अगर कंटिन्यूशन सेशन में चल रहा है, रिले में चल रहा है ना, कंटिन्यूशन सेशन ऑफ शिफ्ट में चल रहा है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने से पहले सरदार क्या करेगा,
कन्फर्म विद द सरदार और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन सक्सीडिंग में, जो आने वाला सरदार है उससे एक बार मिलेगा और जो जो प्रॉब्लम है या कुछ नया है कुछ डेंजर है तो उसको बताएगा कि यहाँ ऐसा होगा। सी दैट माइनिंग ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द माइन असाइन टू कोड ऑफ प्रैक्टिस, मैनेजर ने जो कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, ये अपना कौन करेगा, मैनेजर करेगा। इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग, ओपन कास्ट वर्किंग में सरदार ओवरमैन का हमने पढ़ा था, लगभग लगभग वही है। लास्ट में जो डस्ट कंट्रोल मेजर है वो थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, तो ओपन कास्ट वर्किंग में साइड ऑफ बेंचेस, जो बेंच का साइड है वो ड्रेस्ड है कि नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस एंड डेंजर तो नहीं है, बेंच का स्टेबिलिटी तो कहीं डेंजर में नहीं है। ठीक है, हॉल रोड जो है वो मेंटेन है कि नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डंप इज नॉट एंडेंजर्ड। ठीक है, ओवरबर्डन और डंप का स्टेबिलिटी तो डेंजर में नहीं है। और ये देखिए डस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जा रहा है। 5 ही पॉइंट्स है जिसमें ऐसे पूछेगा कौन सा ड्यूटी सरदार का नहीं है या तो कौन सा ड्यूटी है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। ओवरमैन का भी लगभग लगभग सेम है, एक ये डस्ट वाला चीज सरदार में ज्यादा है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट को तो बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था अपना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार। अब अगला क्या है हमारे सिलेबस में, ओवरमैन हो गया, सरदार हो गया, शॉर्ट फायरर। ठीक है, तो ये क्या आया, शॉर्ट फायरर। शॉर्ट फायरर में क्या है, बहुत छोटा सा है, एक एक लाइन याद रखो शॉर्ट फायरर का, है ना, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये तो है ही। दूसरा पॉइंट क्या है, be responsible for the observance by his assistant if any of such provisions and of any direction with a view to safety which may be given to them by a superior officer। ठीक है, सॉफ्टवेयर को सुपीरियर ऑफिशियल्स ने जो जो चीज बताया है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेफ्टी सेफ्टी से रिलेटेड जो भी ब्लास्टिंग में हुआ, उस सेफ्टी ब्लास्टिंग से रिलेटेड जो भी सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, सॉफ्टवेयर। एक ये देखो, ये एक पॉइंट, ये क्वेश्चंस बनते भी हैं, नॉट हैंड ओवर एनी एक्सप्लोसिव टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। भाई कॉमन सेंस की बात है कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को अपन एक्सप्लोसिव क्यों देंगे। सरदार किस रेगुलेशन के अधीन रिपोर्ट लिखता है, 129 ही है उसका आंसर है, 129 जो अभी हम ऊपर पढ़े थे 129। ओके, नॉट हैंड ओवर एनी एक्सप्लोजन टू एनी ऑथराइज पर्सन, कॉमन सेंस की बात है, किसी अनऑथराइज पर्सन को अपन एक्सप्लोसिव हैंड ओवर क्यों करेंगे। जो हमारा स्टीमिंग मटेरियल है, ठीक है, स्टीमिंग मटेरियल क्ले सैंड या कोई भी स्टीमिंग मटेरियल है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है कि नहीं, ये इंश्योर करेगा शॉर्ट फायरर। ठीक है, शॉर्ट फायरर भाई ब्लास्टिंग वाला चीज है, तो शॉर्ट फायर ये इंश्योर करेगा कि हमारा स्टीमिंग मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में है कि नहीं है। बी प्रेजेंट व्हेन शॉट्स आर बीइंग चार्ज एंड स्टेम, चार्ज मतलब समझ रहे हैं, चार्ज मतलब जब एक्सप्लोसिव डाला जाता है, स्टीमिंग किया जाता है, ये क्या कहलाता है, चार्जिंग। ठीक है, एक्सप्लोसिव डाला जाता है तो क्या कहलाएगा, चार्जिंग। और स्टीमिंग मतलब ऊपर से जो ठसानी करते हैं मिट्टी या क्ले जो भी है उसको स्टीमिंग कहते हैं। ठीक है, जब ये चार्जिंग हो रहा है और स्टीमिंग हो रहा है तो ये दोनों के समय शॉट फायरर खुद प्रेजेंट रहेगा वहाँ, एंड सेल हिमसेल्फ फायर द शॉट, और खुद ही फायर शॉट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं कि नॉट वाले में आ जाता है शेल नॉट फायर हिमसेल्फ, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है ना, कहीं आपने देखा भी होगा इस तरीके का क्वेश्चन, शेल नॉट हिमसेल्फ फायर द शॉट, तो ये गलत हो जाए, क्या है वो शॉट फायर करेगा शॉट फायरर ही। ठीक है, तो हो गया। और ये एफ बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन अ शॉट हैज मिसफायर्ड, अगर मिसफायर हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, सरदार शॉट फायरर रहेगा। और वो अगर मिसफायर हुआ तो उसके बाद वो क्या देखेगा, सबसे पहले कि फेंसिंग करना है। ठीक है, जिस जगह पे मिसफायर हुआ है वहां सबसे पहले क्या कर दो, फेंसिंग कर दो। ये कौन करेगा, शॉट फायर करेगा। और जो भी रेगुलेशन 204 में बताया गया है हमारा, उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेगा, फॉलो करेगा ना। 204 में जो बताया गया है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जाके चेक करेंगे, है ना, तो फिर रिलीविंग होल करेंगे, ये सब चीज क्या है 204 में बताया गया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार और शॉर्ट फायर। देखो शॉर्ट फायर का बहुत छोटा है और सरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों को देखते रहो, है ना, मतलब अच्छे से इसको एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए, बीच बीच में देखते रहोगे एक आध बार तो हो जाएगा, है ना।
तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, शैल नॉट फायर हिमसेल्फ शॉट्स, तो वो खुद फायर करेगा ही। ये हो गया। अब अपना अगला क्या है, शॉर्ट फायर है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस माइंड प्लान, मतलब जो प्लान वाला चैप्टर है उसमें अपन देखते हैं। ओवरमैन कल पढ़े थे ना? ओवरमैन फिर से बताना है क्या? पढ़ ले, लास्ट में देख लेंगे। प्लान एंड सेक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट में थोड़ा ओवरमैन देख लेंगे, उसके बाद बाकी रात में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइंड प्लान। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि जो हम प्लान प्रिपेयर करते हैं, प्लान या सेक्शन जो भी प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या क्या लिखा रहता है ना। तो उसमें सबसे पहले माइंड्स का नाम लिखा रहता है, ठीक, या ऐसा पूछ सकता है क्या नहीं लिखा रहता है। दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो है कि क्या क्या लिखा रहता है, या क्या क्या उसमें प्रोवाइड रहता है और क्या प्रोवाइड नहीं रहता, नॉट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि माइंड्स का नाम रहता है, ऑनर का नाम रहता है, और पर्पस लिखा रहता है कि किस लिए इस प्लान को अपन बनाए हैं। एक एक चीज इम्पोर्टेंट है, क्या उसमें रहेगा, एक साइड में ट्रू नॉर्थ, इस तरीके का ट्रू नॉर्थ माइंस प्लान के साइड में रहता है, ठीक है, या मैग्नेटिक मेरिडियन, और उसमें डेट भी लिखा रहता है किस डेट में आपका प्लान बना। समझ रहे हैं? आप एक प्लान इमेजिन करो, उसमें नेम ऑफ द माइन लिखा रहेगा, ऑनर का नाम लिखा रहेगा, पर्पस लिखा रहेगा कि किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। ट्रू नॉर्थ तो होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक मेरिडियन, और डेट भी लिखा रहेगा। कितने स्केल में बनेगा, प्लान का स्केल क्या है, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया है ये 25 सेंटीमीटर वाला, एंड सुटेबली सब डिवाइडेड, ठीक है, suitably subdivided unless otherwise provided be in a scale having a representative factor। अब ये तो क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछता ही है, सिली क्वेश्चन जब बनेंगे, तो ये 2000:1 या 1000:1 में आपका स्केल है किसका, प्लान का। बच्चे एसएससीआर सर्कुलर बहुत पूछता है। अच्छा, तो यार सर्कुलर क्लास जो पहले हो चुका है उसको देख लो, रिकॉर्डेड क्लास है ना, अब उतना टाइम तो है नहीं कि उधर भी जाए। पहले इसको चलो कोशिश करते हैं जल्दी से हो जाए, तो टाइम बचेगा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये सारे लाइन्स आपको याद रखने हैं, इससे एक ना एक क्वेश्चन बनना है। प्लान अगर सिलेबस में दिया है तो इससे एक क्वेश्चन बनना ही है इन 4 लाइन में से, ठीक है। प्रॉपरली इंक्ड होता है, ये भी पूछ देता है कि कौन से पेपर है बनता है, तो देखो कितने टाइप के पेपर हैं, ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ और पॉलिस्टर फिल्म, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। प्रॉपरली इंक्ड रहता है, ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ और पॉलिस्टर फिल्म, है ना, इम्पोर्टेंट लाइन है। कन्वेंशंस, कन्वेंशंस आपको देखना है, जो सीएमआर के लास्ट में जो सिंबल वगैरह दिए हुए हैं, है ना, जो सिंबल वगैरह दिए है गए हैं, है ना, याद है सिंबल कन्वेंशन, समझ रहे हैं ना क्या है, जो आपके सीएमआर क्लास में कन्वेंशन साइंस वगैरह दिए हैं जिससे प्लान शो होता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसको जरूर देख के जाना है, ठीक। 4 मॉक टेस्ट तैयार है भाई, आप लोगों का मॉक टेस्ट 4 तैयार है, 4 मॉक टेस्ट बन गया है, उसको कल या कल आपको अपडेट हो जाएगा, वो आकाश कर देगा कल, है ना। The plan and section required by these organs shall be maintained and character up to date which is not earlier than 3 months। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो प्लान एंड सेक्शन है रेगुलेशंस में जो बना रहे हैं, वो पिछले 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी अप टू डेट हो रहे हैं वो 3 महीने तक रहेगा, फिर अगला 3 महीना आएगा तो उसको अप टू डेट करेंगे हम, ठीक है। एक बार प्लान हमने बनाया, उसको रखे हैं, लेकिन वहाँ माइंस में काम हो रहा है, तो हर 3 महीने बाद क्या करेंगे, हम अप टू डेट करेंगे उस प्लान को। आज ही हो जाएगा, बिल्कुल आज ही हो जाएगा, मतलब तैयार हो गया है, आज रात तक आकाश को बोला गया है कि हो जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मतलब मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट बन गए हैं लगभग। For that were in many abundant clothes और हाँ,
अगर किसी माइंस को हम बंद करना चाह रहे हैं, ठीक है, अबंडमेंट क्लोज कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो डिसकंटिन्यू या बंद करने से पहले अपन क्या करेंगे, उसको ब्राउट अप टू डेट कर देंगे। ठीक है, जो भी हम वो है ब्राउट अप टू डेट करेंगे किसी भी माइंस को बंद करने से पहले। छठवां क्या है, प्लान एंड सेक्शन केप्ट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन इन द ऑफिस ऑफ द माइन। ठीक है, माइंस के ऑफिस में हमेशा एक प्लान एंड सेक्शन क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, और उसे रिमूव नहीं करना है जब तक कि रीजनल इंस्पेक्टर अप्रूव ना कर दे रिमूव करने का। ठीक है, कोई भी प्लान सेक्शन है उसको माइंस में हमेशा बना रखना है इंस्पेक्शन पर, उसको तब तक नहीं हटाना है जब तक कि रीजनल इंस्पेक्टर अप्रूव कर दे, लेकिन उसका कॉपी एक हमेशा रखना ही है। ठीक है। हम्म। फॉल्ट डाइक बिल्कुल वाटर डेंजर प्लान में दिखाएंगे, क्योंकि जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, उससे पानी घुसने का खतरा रहता है। ठीक है, वो वीक जोन रहता है, तो वीक जोन कहलाता है माइंस का, वहां से पानी घुसने का खतरा रहता है, इसलिए वाटर डेंजर प्लान में ये फॉल्ट डाइक वगैरह दिखाएंगे। ओके, तो ये हो गया। सातवां पॉइंट देखो, चीफ इंस्पेक्टर परमिट करेगा प्रिपरेशन। हाँ, जो हम रेगुलेशन इतना ऊपर पढ़े उससे अलग अगर कुछ बनाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा किससे, चीफ इंस्पेक्टर से। प्लान और सेक्शन बना रहे हैं, हम चाहते हैं रेगुलेशन में जो दिया है वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो उसके अलग करेंगे तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेने पड़ेगा। अब ये रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है प्लान वाले में कि टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, कितने टाइप के प्लान होते हैं। सबसे पहला है सरफेस प्लान। सरफेस प्लान नाम से ही पता चला है, सरफेस, तो माइन बाउंड्री के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, सरफेस फीचर्स विद इन द बाउंड्री, माइन के बाउंड्री के अंदर जितने भी फीचर्स हैं सरफेस में, वो सारा शो होगा सरफेस प्लान में। जैसे कि टेलीफोन, है ना, टेलीग्राफ, पावर ट्रांसमिशन लाइन, वाटर लाइन, ट्रैम लाइन, रेलवे, रोड, मतलब जितने भी फीचर्स है हमारे बिल्डिंग वगैरह जो भी सरफेस में है माइन बाउंड्री के अंदर, वो सारा शो होगा आपका सरफेस प्लान में। ठीक है, सिंपल सा बात है। ये गोला याद रखो, ये माइन बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं सरफेस में वो सारा शो होगा सरफेस प्लान में। सिंपल सा, बस दो लाइन इसमें है। अंडरग्राउंड प्लान थोड़ा बड़ा है, तो अंडरग्राउंड प्लान में क्या क्या शो होगा, इस तरीके का क्वेश्चन ये पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन ऑन अंडरग्राउंड प्लान। चार ऑप्शन इनमें से रहेंगे, सॉरी तीन ऑप्शन, एक ऑप्शन कुछ और दे देगा। ठीक है, देखो, तब एक एक चीज अपने को पता होना चाहिए कि अंडरग्राउंड प्लान में क्या क्या शो करता है। सबसे पहले वर्किंग का पोजीशन तो शो होगा ही, जो हमारा फेस है जहां अपन ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उसका वर्किंग पोजीशन ऑफ वर्किंग वो तो शो होगा ही। जितने भी बोर होल है, शाफ्ट है जिससे आना जाना करते हैं लोग, इंक्लाइन है जिससे आना जाना करते हैं, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट एक ही चीज है, कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना। गोफ है, सब क्या है, अंडरग्राउंड की चीजें हैं जो दिख रहा है। ठीक है, फायर पिंग सील, वाटर डैम का डायमेंशन वगैरह उसमें तो बताएंगे। पंपिंग स्टेशन भी अंडरग्राउंड का, अंडरग्राउंड में जहाँ पंप लगा है वो पंपिंग स्टेशन। हॉलेज रोडवे, मतलब ये तो सब चीजें दिख रही है जो अंडरग्राउंड की चीजें है ना, ये सब चीज तो होगा अंडरग्राउंड प्लान में। ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि वर्किंग कोई भी पार्ट ऑफ वर्किंग है जहां अपना मान लीजिए अंडरग्राउंड है, यहाँ आपका फेस है, यहाँ से लेके 200 मीटर तक, 200 मीटर तक जो भी इम्पोर्टेंट सरफेस फीचर्स है वो भी अंडरग्राउंड में शो किया जाएगा अंडरग्राउंड प्लान में। ठीक है, एक क्या था, सरफेस प्लान, जो माइन बाउंड्री के अंदर जितने भी फीचर है वो सब बताया जाएगा। अंडरग्राउंड प्लान में जो सरफेस फीचर्स शो करेंगे वो क्या है, वर्किंग से 200 मीटर के। ठीक है, ये वर्किंग है, यहाँ से 200 मीटर के दूरी पे जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, माइन बाउंड्री के अंदर ही जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं 200 मीटर के, वो सब शो होगा किसमें, आपका ये इसमें अंडरग्राउंड प्लान में। ठीक है, एक था सरफेस, एक अंडरग्राउंड में भी सरफेस फीचर बोल रहा है लेकिन वर्किंग से 200 मीटर। जनरल डायरेक्शन रेट ऑफ डिप ऑफ स्टार्टा, ठीक है, जो हमारा सीम है उसका रेट ऑफ डिप बताया जाएगा अंडरग्राउंड प्लान में और किस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया। और क्या, पोजीशन ऑफ एवरी रोल वाश आउट डाइक, ये क्या है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कहलाते हैं ना ये, रोल, वाश आउट डाइक, फॉल्ट, फॉल्ट का अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स थ्रो, हेड, ये सब आपका कौन सा करेगा, अंडरग्राउंड। हेड समझ रहे हैं, हेड, समझिए, ये आपका सीम है, ये आप क्या हो गया,
ये क्या आ गया आपका, फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डेफिनेशन आता है देखिए। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कहलाता है हेड। ठीक है, ये जो एंगल है ये हेड कहलाता है। थ्रो और हीव दो वर्ड और है। ठीक है, ये थ्रो हो गया, ये हीव हो गया। सही हूँ, गलत तो नहीं बताया? चलिए, तो हेड किससे रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हेड किससे रिलेटेड है? फॉल्ट से रिलेटेड है। ये हेड वर्ड है ना, HAD, ये फॉल्ट से रिलेटेड है। मॉक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा यार आपको व्हाट्सएप में। सरफेस प्लान में माइन बाउंड्री के अंदर जितना भी चीज है सब, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है। माइन बाउंड्री के अंदर जितना भी चीज है वो सब। जियोलॉजी नहीं पूछता यार जहाँ तक है। एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं माइंस में, यहाँ काम नहीं कर सकते या कुछ भी है, वो सब भी आपका अंडरग्राउंड प्लान में शो होगा। ठीक है, अब ये देखो वर्टिकल प्रोजेक्शन कब दिखाया जाता है? जब सीम का इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो वर्टिकल प्रोजेक्शन कब दिखाया जाएगा, ये पी मतलब तीसरा टाइप का प्लान है, वर्टिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, जब इंक्लिनेशन ऑफ सीम 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो क्या कराएगा, उसमें आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाना पड़ेगा, है ना। और क्या है, ओपन कास्ट माइंस है, वहां भी वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाना जाएगा, जिसका इंटरवल क्या रहेगा, 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। वेंटिलेशन प्लान में देखिए, ये तीसरा टाइप का प्लान था। ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्शन 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन है तो दिखाएगा, और 100 ओपन कास्ट माइंस में वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाएंगे जिसका इंटरवल 100 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगा। चलिए, वेंटिलेशन प्लान देखिए, चौथा टाइप का प्लान क्या है। वेंटिलेशन प्लान में सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन शो होगा। ठीक है, जो भी माइंस के अंदर वेंटिलेशन का सिस्टम है वो सब शो करेगा। उसमें क्या क्या रहेगा देखिए, जो चीजें आएगी वेंटिलेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट भाई वेंटिलेशन से रिलेटेड है। एवरी पॉइंट वेयर द क्वांटिटी इज मेजर्ड, जहाँ एयर का क्वांटिटी मेजर किया जाता है उस पॉइंट को दिखाया जाएगा। ठीक है, जितने भी ये वेंटिलेशन से रिलेटेड चीजें हैं, एयर क्रॉसिंग, डोर स्टॉपिंग, जो भी है ना, तो वो सब चीजें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, ये सारी चीजें वेंटिलेशन प्लान में दिखाया जाएगा। ठीक है, फायर स्टॉपिंग एंड इट्स सीरियल नंबर वेंटिलेशन से रिलेटेड है। फायर स्टॉपिंग, एवरी रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, कोई भी रूम जहाँ इनफ्लेमेबल मटेरियल रखा गया है, रिजर्व स्टेशन जिसको बोलते हैं, है ना। मान लो एक्सप्लोसिव रखा गया है तो वहाँ रिजर्व स्टेशन जिसको बोलते हैं, वो सारा चीज बताया जाएगा। पोजीशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, कहाँ कहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखा है वो सारा चीज दिखाया जाएगा वेंटिलेशन में। वाटर डैम जहाँ है वो भी वेंटिलेशन में दिखाया जाएगा। पंपिंग, टेलीफोन एंड एम्बुलेंस स्टेशन, ये हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, कौन सा रोड हॉलेज के लिए यूज होता है, कौन सा रोड ट्रेवलिंग के लिए यूज होता है, वो चीजें वेंटिलेशन में दिखाया जाएगा। ऑक्सिलरी ऑफ बूस्टर फैन वेंटिलेशन से रिलेटेड है। स्टोन डस्ट बैरियर आपका वेंटिलेशन से रिलेटेड है ना। ये सारा चीजें हम वेंटिलेशन में पढ़े हैं। जॉइंट सर्वे प्लान, ये 60 मीटर जॉइंट सर्वे प्लान मतलब माइंस बाउंड्री है, 60 मीटर के पास आप पहुंच गए। ठीक है, 60 मीटर ये आपका बाउंड्री है, ये आप 60 मीटर के आसपास पहुंच गए तो बगल वाले माइंस के अपन को जाके बताना है कि भैया हम 60 मीटर के आसपास पहुंच गए हैं। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, अपन जॉइंट सर्वे प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो जॉइंट सर्वे प्लान कब है, ये 60 मीटर इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। जियोलॉजिकल प्लान, ठीक है, जियोलॉजिकल प्लान ऑफ लीज होल्ड एरिया ऑन अ सुटेबल स्केल। और वाटर डेंजर प्लान देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सातवां क्या है आपका, वाटर डेंजर प्लान। ठीक है, 4 5 6 7, सातवां क्या है, वाटर डेंजर प्लान। वाटर डेंजर प्लान में क्या है, पानी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको पहले ध्यान दीजिए, है ना। पानी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं पहले उसको ध्यान दीजिए। क्या क्या है वाटर डेंजर प्लान में, कोई भी नाला, रिवर अप टू 200 मीटर ऑफ द माइन बाउंड्री। ठीक है, माइन बाउंड्री के 200 मीटर तक कोई भी नाला, रिवर वगैरह जो भी है वो वर्किंग से नहीं, ये आपका माइन बाउंड्री है, इससे 200 मीटर तक। ठीक है, कोई भी अगर वाटर बॉडी है तो वो आपका क्या कहलाएगा, उसको अपन वाटर डेंजर प्लान में बताएंगे। एक ये हो गया। पोजीशन ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, माइंस के अंदर कहाँ पोजीशन है वर्किंग बिलो ग्राउंड, है ना, कहाँ काम हो रहा है वो बताएंगे वाटर प्लान में। शाफ्ट कहाँ, शाफ्ट से पानी घुस सकता है, बोरहोल से पानी घुस सकता है।
ठीक है, क्रॉस कट स्टेपल पिट से पानी घुस सकता है, एयर पासेज कनेक्शन देयर विथ, है ना, ये सारी चीजें से पानी घुस सकता है माइंस के अंदर, तो ये सारी चीजें बताया जाएगा। ये जो आप एक क्वेश्चन पूछा था कि ये डाइक फॉल्ट जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये क्यों बताया जाएगा वाटर डेंजर प्लान में, क्योंकि ये एरिया क्या होता है, वीक एरिया कहलाता है, यहाँ से पानी घुसने का खतरा रहता है। ठीक है, तो जो भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो सारा चीज बताया जाएगा। एवरी सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, जो भी पानी का स्रोत है, कहाँ से, लाइंग विद इन 60 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग, मतलब वर्किंग के ये जहाँ काम हो रहा है, मान लो ये फेस है, उससे 60 मीटर तक, 200 मीटर माइन बाउंड्री वो तो दिखाया ही जाएगा, और जहाँ काम हो रहा है उससे 60 मीटर तक जो भी पानी का स्रोत है ना, सोर्स ऑफ वाटर है, वो उसमें शो किया जाएगा वाटर डेंजर प्लान में, वर्किंग से 60 मीटर। ठीक है, एवरी रिजर्वायर डैम और अदर स्ट्रक्चर आइदर एबव और बिलो ग्राउंड, भाई जहाँ पानी है डैम बनाते हैं अपन, रिजर्वायर बना देते हैं, चाहे अंडरग्राउंड बनाए या अबव ग्राउंड में। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिजर्वायर डैम अंडरग्राउंड का ही शो करेंगे, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ अंडरग्राउंड का, आपके सरफेस में भी कहीं डैम है तो उसको भी वाटर डेंजर प्लान में दिखाना पड़ेगा। और हाईएस्ट फ्लड लेवल तो नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर डेंजर प्लान में इस चीज को भी दिखाना पड़ेगा। सरफेस प्लान में माइन बाउंड्री के बाहर नदी तालाब दिखाया जाएगा नहीं, सरफेस प्लान में सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ लिखा है क्या, सरफेस फीचर विद इन द बाउंड्री। ठीक है, माइंस बाउंड्री के अंदर जो भी है, रिवर रिवर है लेकिन माइन बाउंड्री के अंदर, ठीक है, माइन बाउंड्री के बाहर सरफेस प्लान में नहीं दिखाया जाएगा। सरफेस प्लान में माइन बाउंड्री के अंदर यदि कोई रिवर है या वाटर कोर्स कुछ भी है, टैंक है, रिजर्वायर है, डैम है, माइन बाउंड्री के अंदर उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, और वाटर डेंजर प्लान में माइन बाउंड्री से 200 मीटर बाहर और 60 मीटर क्या है आपका, वर्किंग से। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है, 200 मीटर याद रखना है कि बाउंड्री से बाहर 200 मीटर, और 60 मीटर याद रखना है वर्किंग से 60 मीटर तक कोई भी पानी का स्रोत। एक ये हो गया। अब ये आ गया कंटूर लाइन, सी छोड़कर, सी क्या था, वर्टिकल प्रोजेक्शन था, बाकी ए बी डी एफ जी एच मतलब जितने भी हैं उनमें सी को छोड़कर अपने को क्या, कंटूर लाइन भी शो करना है। ठीक है, सरफेस कंटूर, जिसमें आप अंडरग्राउंड की बात करें तो उसका इंटरवल 5 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। कंटूर इंटरवल समझते हैं ना, दो कंटूर के बीच की दूरी, ये जो इंटरवल है ये 5 मीटर है ना। अगर अंडरग्राउंड माइंस की बात करें, कंटूर लाइन अगर शो कर रहे हैं तो 5 मीटर दूरी रहेगी। और ओपन कास्ट वाइन, ठीक है, नो बिलो ग्राउंड, नो वर्किंग बिलो ग्राउंड, जहाँ बिलो ग्राउंड काम नहीं हो रहा है वहाँ कंटूर इंटरवल कितना रहेगा, 10 मीटर। मतलब सभी प्लान में शो होगा, एक सी वाले प्लान को छोड़कर। सी वाला प्लान क्या था, वर्टिकल प्रोजेक्शन वाला था। ठीक है, तो ये कंटूर भी याद रखना है, इंटरवल भी याद रखना है, 5 मीटर अंडरग्राउंड, 10 मीटर ओपन या हिली ट्रेन, है ना, पहाड़ी जगह। तो ये हो गया। अब देखो क्लॉज बी में क्या पढ़े हमने, अंडरग्राउंड प्लान। ठीक है, अंडरग्राउंड प्लान में और क्या शो करना है, स्पॉट लेवल। ठीक है, फ्लोर ऑफ द वर्किंग, स्पॉट लेवल कहाँ कहाँ शो करना है। हम्म 60 मीटर ओनली फॉर अंडरग्राउंड, क्या वाटर की बात कर रहे हो, जो 60 मीटर हमने पढ़ा, बिलो ऑल वाटर लॉग्ड वर्किंग बिलो ग्राउंड लाइंग विद इन 60, हाँ सिर्फ पानी अंडरग्राउंड की बात है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ओपन सरफेस की भी बात है, जो आप पूछे ना 60 मीटर, वो देखो ये क्या है, ये रिवर भी पूछ रहा है, अंडरग्राउंड में रिवर कहाँ से आएगा। ठीक है, एवरी सोर्स ऑफ वाटर, कोई भी सोर्स ऑफ वाटर, चाहे वो रिवर हो, स्टीम हो, वाटर कोर्स हो, ठीक है, 60 मीटर से वर्किंग तक वो भी शो होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये मत सोचना सिर्फ ये अंडरग्राउंड के लिए है, ये ओपन मतलब सरफेस के लिए भी है, ये 60 मीटर वाला, वर्किंग से 60 मीटर। ठीक है, क्लियर। ये हो गया। अपन कहाँ थे, हाँ, स्पॉट लेवल समझते हैं ना, जो लेवलिंग करते हैं अपन, तो फ्लोर में अपन क्या कर देंगे, स्पॉट लेवल की मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, या जो भी हमारा बेंच मार्क है उससे कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये स्पॉट लेवल कहला गया। ठीक है, तो फ्लोर ऑफ द वर्किंग, वर्किंग के फ्लोर में अंडरग्राउंड प्लान में, अंडरग्राउंड प्लान में अपन स्पॉट लेवल भी शो करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि स्पॉट लेवल किस प्लान में शो करेंगे, वो अंडरग्राउंड, सरफेस, वाटर डेंजर, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पॉट लेवल किस में शो करेंगे भाई अपन, स्पॉट लेवल सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में, अंडरग्राउंड प्लान में शो करेंगे। अब कहाँ कहाँ करेंगे, हॉलेज रोडवे में करेंगे। ठीक है, फ्लोर में
एक तो ज़मीन में करेंगे और कहाँ करेंगे, हॉलेज रोडवे में करेंगे, रोडवे के जंक्शंस में करेंगे, स्पॉट लेवल शो कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ ट्रैमिंग मैनुअल होता है, मतलब आदमी लोग जहाँ से टब खींचते हैं उस जगह को छोड़कर एक्सेप्ट लिख दिया, ठीक है। वेयर द स्पॉट लेवल में बी शोन एट पॉइंट नॉट मोर देन 150 मीटर। अब दो स्पॉट लेवल के बीच का दूरी क्या रहेगा, 150 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो स्पॉट लेवल के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, 150 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्पॉट लेवल कौन से प्लान में शो होता है, अंडरग्राउंड प्लान में। कहाँ कहाँ होता है, फ्लोर में होता है, हॉलेज रोडवे में होगा, रोडवे जंक्शन में रहेगा, टाइमिंग जहाँ मैनुअल होता है वहाँ को छोड़कर, और स्पॉट लेवल, दो स्पॉट लेवल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 150 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पॉट लेवल मैंने बताया कि आप एक बेंचमार्क सरफेस में लेंगे, लेवलिंग करते हुए नीचे आएंगे, तो उस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में वो कितना नीचे है ना। लेवलिंग तो आप सर्वे में पढ़े होंगे, है ना। अ, तो उसका आपको रीडिंग मिल जाएगा कि बेंचमार्क से कितना वो नीचे है, बियरिंग बियरिंग बोलते हैं ना, हाँ। तो आपको वहाँ का बियरिंग मिल जाएगा, तो उस जगह का आपको वो मिल जाएगा रिफरेंस बेंचमार्क से कि ये बेंचमार्क से इतना नीचे है, ठीक है। तो स्पॉट लेवल वो हो गया, क्लियर है। और अगर हेडिंग से, मतलब कोई अपन हेडिंग से, मतलब यहाँ आगे नहीं बढ़े अपन, है ना, गैलरी बनाया और यहाँ हम आगे बढ़ना बंद कर दिए, तो इसके एंड में भी स्पॉट लेवल रहेगा, ठीक है। इसके एंड में भी स्पॉट लेवल रहेगा। कोई हेडिंग हम बना रहे थे, गैलरी को बना रहे थे, लेकिन वो वहाँ अपन क्या कर दिए, उसको डिसकंटिन्यू कर दिए, तो इसके एंड में भी स्पॉट लेवल हो गया। तो क्वेश्चन क्या क्या बना, स्पॉट लेवल कहाँ कहाँ होता है, कॉलेज रोडवे में होता है, रोडवे जंक्शन में होता है, ओके। और हेडिंग के एंड में होता है, किसी भी हेडिंग को अगर डिसकंटिन्यू कर दिए तो उसके एंड में अपन स्पॉट लेवल शो करते हैं, ठीक, समझ में आया। अंडरग्राउंड में परमानेंट बेंचमार्क, यही बेंचमार्क की बात जो की है, सरफेस में परमानेंट बेंचमार्क हमको, और एक सरफेस में परमानेंट बेंचमार्क बना देते हैं, जिसका हमें क्या पता रहता है कि वो मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, ठीक है। उसमें शो भी कर देंगे कि वह बेंचमार्क, जो भी बेंचमार्क को समझ रहे हैं, जिसका हमको बियरिंग नोन रहता है ना, मेरिट, तो वो क्या है अपना, मीन सी लेवल से कितना ऊपर है वो हमको पता रहेगा, वो बेंचमार्क सरफेस में परमानेंट शो करेंगे। ऑनर एजेंट एंड मेजर ऑफ एवरी मैन सेल एज वर्किंग एक्सटेंसिव इन 60 मीटर ऑफ सेटल बाउंड्री। वही चीज है कि आपका 60 मीटर के आसपास पहुंच गए हम, सेटल बाउंड्री है, ठीक है। काम करते करते अपन क्या किए, 60 मीटर के आसपास पे पहुंच गए, तो इन्फॉर्म करेंगे बगल वाले माइंस के ऑनर एजेंट और मैनेजर को कि भैया ऐसा हम पहुंच गए हैं, ठीक है, सर्वेयर को फैसिलिटी दो ताकि हम जॉइंट सर्वे प्लान बना सके। ये हो गया आपका 65। 66 में क्या प्लान था, सेक्शन टू बी सबमिटेड आफ्टर अबेंडमेंट क्लोजर डिसकंटिन्यू। अब माइंस बंद हो गया, आफ्टर बोल रहा है, ठीक है। माइंस क्या हो गया, अबेंडन हो गया या बंद हो गया, या डिसकंटिन्यू हो गया 60 दिन से ज्यादा के लिए। तो ऑनर ऑनर क्या करेगा, माइंस को ऑनर क्या करेगा, वो बंद होने के 30 दिन के अंदर और डिसकंटिन्यू होने के 90 दिन के अंदर, देखना अच्छे से, है ना। डिसकंटिन्यू के 90 क्यों, क्योंकि 60 दिन के लिए डिसकंटिन्यू एक्स्ट्रा लिया है ना। डिसकंटिन्यू होने के 60 दिन के बाद क्या क्या 90 दिन के अंदर क्या करेगा, सबमिट करेगा चीफ इंस्पेक्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डीप पूछेगा तो ये पूछ सकता है ना। 2 ट्रू कॉपी ऑफ अप टू डेट प्लान एंड सेक्शन सबमिट करेगा। कौन कौन सा, ए बी सी ई डी नहीं किया, डी और एफ नहीं किया, समझ में आया। जब बंद हो गया उसके बाद की बात है, बंद हुआ तो बंद होने के 30 दिन के अंदर, बंद होने के बाद 30 दिन के अंदर ऑनर ऑनर करेगा, ऑनर करेगा किसको करेगा, चीफ इंस्पेक्टर को करेगा, 2 ट्रू कॉपी करेगा। बहुत, अगर डी पूछेगा, क्या बोल रहे हो, आई थिंक ये हाईएस्ट वर्ड लेवल के कितने ऊपर या कितने नीचे है, ये होता है स्पॉट लेवल नहीं यार। की प्लान, एक मिनट इसको कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना। चीफ इंस्पेक्टर को देता है, ऑनर देता है बंद होने के 30 दिन के अंदर और डिसकंटिन्यू होने के 90 दिन के अंदर, ठीक है। देखिए हो गया, अगर ऑनरशिप चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑनरशिप चेंज हो रहा है आफ्टर द अबेंडमेंट, मतलब बंद हो गया माइंस, ठीक है, क्लोज हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, बंद हो गया, उसके बाद ऑनरशिप चेंज हो गया, कोई माइंस बंद हो गया, उसके बाद उस बंद खदान को मैंने खरीदा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फोर्थविथ कम्युनिकेट करेगा प्लान एंड सेक्शन, है
है ना। सच ट्रांसैक्शन शैल बी सबमिटेड फोर्थविथ, वो फोर्थविथ सबमिट करेगा, तुरंत सबमिट करेगा अगर बंद खदान को मैंने खरीदा, है ना। मेरे पास थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। 5, रेगुलेशन नंबर 5, चलो देख लेते हैं, बस ये खत्म होने वाला है ना। हाँ डिसकंटिन्यू के सॉरी, हाँ डिसकंटिन्यू मतलब, है ना, डिसकंटिन्यू में 90 दिन, और अबंडन क्लोज, बंद हो गया क्लोज हो गया उसमें 30 दिन। ठीक है, जो आप 90 दिन 30 दिन कब बोल रहे हो, तो डिसकंटिन्यू हुआ 60 दिन के लिए डिसकंटिन्यू हो गया, तो उसके बाद 30 दिन जोड़ो तो 90 दिन हो गया, और अबंडन क्लोजर में 60 दिन, है ना, ये हो गया। और आपका 69 क्या है, एवरी प्लान और सेक्शन और पार्ट प्रिपेयर्ड और अंडर द सुपर सर्वेयर, जो भी आपका प्लान या सेक्शन प्रिपेयर होगा वो सर्वेयर के अंडर सुपरविजन में ही होगा, है ना। सर्वेयर के सुपरविजन में ही कोई भी प्लान या सेक्शन बनाया जाएगा, उसमें साइन और डेटेड रहेगा सर्वेयर का, और काउंटर साइन करेगा उसमें मैनेजर। प्लान्स टू बी चेक्ड ऑन चेंज ऑफ ऑनरशिप, अब माइंस जो ऑनरशिप चेंज हो गया है ना, कोई माइंस कोई और चलाता था, तो उसमें क्या किया, किसी ने और ने खरीद लिया, ऑनर चेंज हो गया या ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया, है ना, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल इंश्योर दैट प्लान्स और सेक्शन ऑफ द माइन और पार्ट आर एक्यूरेट। ठीक है, तो इंश्योर करेगा यार कि जो भी प्लान सबमिट है वो एक्यूरेट है कि नहीं। चलिए, ये था आपका प्लान और सेक्शन। अब बताइए क्या बोल रहे हो। ऑनर चेंज में फोर्थ, वो तो ये है ना, ये वाला लाइन है ना जो तुम लिखे हो। नहीं, ऑनर चेंज में फोर्थ है यार, साफ साफ लिखा है कि ऑनर चेंज कब, किसी बंद खदान को किसी दूसरे ऑनर ने खरीदा, ठीक है, तो वो सबमिट करेगा फोर्थ। ठीक। रेगुलेशन 5 बोल रहे हो कि इसमें पॉइंट नंबर 5 बोल रहे हो। 5 नंबर रेगुलेशन, चलो वहीं आते हैं डायरेक्ट। नोटिस ऑफ अबंडमेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूस, अच्छा यही बोल रहे हो ना। टू अबंडमेंट क्लोजर डिसकंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ सीजन, जब हमको क्या करना है, डिसकंटिन्यू क्यों क्यों माना जाता है, किसी कारणवश माइंस चलते चलते क्या होता है, बंद हो जाता है ना। मान लो क्या हो गया, छत गिर गया, तो वो अब किसी कारण से बंद हुआ है, वो छत को हम पार ही नहीं, ठीक ही नहीं कर पाए, 60 दिन हो गया, या आग लग गया। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, डिसकंटिन्यू का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई माइंस चल रहा है नॉर्मली, वहां क्या अचानक से आग लग गया, तो काम बंद हो गया। ठीक है, काम बंद बंद हुए हुए 60 दिन हो गया, तब अपने को क्या करना है, इंफॉर्मेशन देना है कि हमारा माइंस 60 दिन से ज्यादा के लिए बंद हो गया है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यू मतलब ये हो गया। ठीक है, नॉर्मल माइंस चल रहा है, कुछ घटना हो गया या कुछ कारण से बंद हो गया अचानक से, है ना, पैसे की कमी हो गई कि हम मैन पावर को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हड़ताल हो गया, तो ये डिसकंटिन्यू का ये सब एग्जाम्पल है। हाँ, तो उस केस में 60 दिन इसलिए माना गया है कि मान लो डिसकंटिन्यू हुआ है, आग लगा है, छोटा आग लगा है, 10 दिन के अंदर अपन उसको कंट्रोल कर लिए, है ना, तो 60 दिन का इसलिए इसमें मार्जिन रखा गया। 60 दिन से ज्यादा हो गया मतलब नॉर्मल डे से ज्यादा हो गया, तो इसमें अपन चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपन क्या देते हैं, नोटिस देते हैं कि हमारा माइंस अबंडनमेंट हो गया है या डिसकंटिन्यू हो गया है, क्लोज हो गया है, और उससे कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, और नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर, मतलब बंद होने वाला है, अबंडनमेंट और डिसकंटिन्यूस के बंद होने के 30 दिन के अंदर, है ना। हम्म। देखो साथ में ऑनरशिप चेंज में नोटिस 7 डेज में देते हैं। देखो ये रेगुलेशन 7 को, 7 को वो मान लो आप, मार वो रख दो। ठीक है, 7, रेगुलेशन नंबर 7, इसमें हर चीज 7 दिन में ही किया जा रहा है, कि जो भी चेंज हो रहा है उसको 7 दिन के अंदर, है ना। जो तुम पूछे सर रेगुलेशन 7 में ऑनरशिप चेंज में, तो वो तो ऑनरशिप चेंज में नोटिस से, नोटिस अलग चीज है, वो प्लान वाला हमने अलग किया। नोटिस 7 डेज में देते हैं, समझ आइए। ये रेगुलेशन साथ है, इसमें जो भी है, तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा कि हमारा ऑनरशिप चेंज हो गया है, तो उस चेंज होने के 7 दिन के अंदर देना है। तो इसमें तो बढ़िया अच्छा ट्रिक है कि रेगुलेशन साथ में जितना भी कुछ हो रहा है सब 7 दिन के अंदर ही हो रहा है ना। हर जगह देखो 7 डेज, है ना। ऑनरशिप ऑफ अ माइन अगर ट्रांसफर हुआ,
तो क्या 7 दिन के अंदर टर्मिनेटेड हुआ, फिर 7 दिन। ठीक है, इधर आ ही गए हैं तो फॉर्म 4B और 4C किसको देते हैं? फॉर्म 4B और 4C, एक्सीडेंट, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट है ना। हम्म, ये था ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन किल्ड और इंजर्ड द ऑनर जनरल सेंड पर्टिकुलर्स इन द फॉर्म। एक 7 दिन के अंदर, जो कि अगर कोई खत्म हो गया तो 7 दिन के अंदर देना है ना फॉर्म 4B में। और कोई लौट कर आया है रिटर्निंग टू द ड्यूटी तो 15 दिन के अंदर देना है, स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज। ये यार जो ऊपर हम पढ़े ना उसी को देना है ना, जो हम 4A जिस जो पढ़े हैं ऊपर, उसी को ये देना है अपने को, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट फॉर्म 4B 4C। सर ये जो आप अंडरलाइन किए हैं ये वाला रेगुलेशन व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना प्लीज। ठीक है, ये तो मैं भेज चुका हूँ, एक बार और भेज दूंगा। लेकिन अभी जो नया हो रहा है, ठीक है मैं भेज दूंगा यार, भेज दूंगा, है ना। चलिए फिर 8 या 9 बजे से फिर से 6 बज गए ना, क्लास भी आपका 6:30 बजे तक, फिर उसको फिर से जुड़ते हैं, आगे का चालू करते हैं।